तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब यहाँ पर वो जो तीसरा बंदा था वो चीहू था। वो आगे आता है और वांगलिंग पर एक पंच मारता है। अब आगे बेसिकली ये जो पंच था, ये पंच कम स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा था, तो वांगलिंग को थोड़ा सा वार्म फील होता है और चीहू एकदम परेशान होके कहता है कि ब्रदर सैंग जल्दी से भाग जाओ साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये चीज़ें देख करके जो जायन डेमन क्लैन के एंसेस्टर आए हुए थे उन्हें चीहू पे काफ़ी गुस्सा आता है कि अगर तुम्हारा ब्लड लाइन प्योर नहीं होता तो मैं तुम्हें मार देता था यहीं पे, लेकिन कोई नहीं, तुम्हें 100 सालों के लिए अब क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना पड़ेगा। और इस दौरान चीहू बोलता भी है कि मैं चीहू एक सच्चा इंसान हूँ, ब्रदर शेंगन्यू मुझे अपना फ्रेंड मानते, तो मैं इतना बुरा तो नहीं कर सकता था। इधर वांगलिंग फील करता है कि ये हेवन डिफाइंग बीड में भी एंटर नहीं कर पा रहा था, शायद थोड़ा समय तो और लगेगा। और फॉर्मेशन काफ़ी यहाँ पे मिस्टीरियस था और इसका सेलेस्टियल स्वॉर्ड भी वो लोग ले चुके थे। इधर वांगलिंग भाग रहा था, एक मिडिल एज मैन इसके करीब आता है और कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, और अपने राइट थंब से वांगलिंग पर एक फोर्स लगाता है और दूसरी तरफ से एक चाय के जैसा डोमेन का पावर वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। इधर वांगलिंग भी अपने लाइफ और डेथ डोमेन को एक्टिवेट करता है, लेकिन भाई ये लोग सोल ट्रांसफॉर्मेशन के, तो वांगलिंग इसका ओरिजिन सोल भी डैमेज हो जाता है और ये खून की उल्टी करने लगता है। और वांगलिंग के चेहरे पे चाय के पत्तों के जैसे मार्क आ चुके थे और वांगलिंग की बॉडी और कमजोर होते जाती है। अब इस समय जो जायन डेमन क्लैन के एंसेस्टर थे वांगलिंग के करीब पहुंच जाते हैं और दूसरे वाले कल्टीवेटर यानी जो टी डोमेन यूज कर रहा था उससे कहते हैं कि तुम जल्दी से मार दो, इसकी बॉडी मुझे चाहिए। अब ये जो बंदा था टी डोमेन वाला, ये आगे बढ़ता है, इसका नाम मैं भी भूल गया, ली करके कुछ है। और जैसे मारने वाला था वांगलिंग को, आसमान में बिजलियां कड़कती और एक बंदा कॉफिन के साथ प्रकट होता है। और ये बंदा आते ही कहता है कि शेंगनी तुम हमेशा प्रॉब्लम में ही डालते हो। और उसके बाद इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे हो और एक सोल फॉर्मेशन जूनियर को टीम अप करके मार रहे हो। अब ये दोनों भी पहचान जाते हैं कि कॉर्प्स एक्ट एल्डर सुनटाई। अब सुनटाई भी इस दौरान जायन डेमन क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं। हालांकि वो थे सोल ट्रांसफॉर्मेशन के इनिशियल लेवल पे, लेकिन क्योंकि इनकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग होती है तो आराम से मिड फेस के बंदे से भी ये फाइट कर सकते थे। और सुनटाई इस दौरान जो दूसरा बंदा टी डोमेन वाला यानी जुयू कंट्री का, उसे तो सीधा बोलते कि तू मेरे से बात करने लायक नहीं है, तो फोर्सफुली सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचे, निकल। और इस दौरान जो जायन डेमन क्लैन के एंसेस्टर थे वो कहते कि मुझे इस लड़के की बॉडी चाहिए। सुनटाई बोलते यार तू तो कॉर्प सेट का भी नहीं है, तुझे इसकी बॉडी क्यों चाहिए। अब डेमन क्लैन के एंसेस्टर कहते हैं मुझे यूज़ करना है, कुछ है काम। क्योंकि इस बंदे को पता था कि शेंगलियू का असली नाम वांगलिंग है और 500 साल पहले जो घटना हुई थी फॉरेन बैटल ग्राउंड वाली, उसके बारे में भी इसे पता है। तो बेसिकली इसे हेवन डिफाइंग बीड के बारे में पता था और इस चीज़ को इसने अपने दिमाग में रखा था। और जब ली युवान यानी जो इसके साथ दूसरा बंदा है जोयू कंट्री वाला, इससे आया कि वांगलिंग को मारना है, तो ये तुरंत ही तैयार हो गया था। अब सुनटा इस दौरान वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं और ली युवान को तो ऐसे ही रुक देते, लेकिन इस दौरान डेमन क्लैन के एंसेस्टर एक पावरफुल पंच इनकी तरफ बढ़ा देते हैं। अब सुनटाई इस दौरान अपने कॉफिन को यूज करते हैं और इस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। स्पेस में एक होल खोलते हैं और वांगलिंग को लेकर के, जो कि अभी काफी वीक हो चुका था, यहाँ से भागने लगते हैं। और डेमन क्लैन के एंसेस्टर इतना गुस्सा होते हैं कि इनकी बॉडी लगभग 100 फीट की हो जाती है। ये अपनी कुल्हाड़ी निकालते हैं और उस स्पेस में चला देते हैं। अब कॉर्प सेक्ट के एल्डर भी यानी सुनटाई यहाँ पर एक पावरफुल ऑरा इस कुल्हाड़ी की तरफ फेंक के मारते हैं और डेमन क्लैन के एंसेस्टर भी उस स्पेस होल में एंटर कर जाते हैं। सुनटाई भाग रहे थे और इस दौरान कहते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे डरता हूँ। और इधर सुनटाई वांगलिंग को दूर जंगल में फेंक देते हैं। वांगलिंग यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट करने लगता है और इसके बॉडी में 2 लोगों का डोमेन पावर था। एक तो वो मिडिल एज मैन यानी कि डेमन क्लैन के एंसेस्टर का, दूसरा सुनटाई ने भी इसके बॉडी पर सील लगा दिया था इस मौके का फायदा उठाकर। और वांगलिंग जानता था कि सुनटाई ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ सुनटाई वर्सेस डेमन क्लैन के एंसेस्टर का बैटल चल रहा था और सुनटाई इस दौरान एक मम्मी जैसे कुछ को एक्सप्लोड कर देते हैं और डेमन क्लैन के एंसेस्टर को पीछे हटना पड़ता है। इस दौरान सुनटाई एक पावरफुल पाम अटैक डेमन क्लैन के एंसेस्टर की तरफ बढ़ा देते और वो भी बदले में अपनी कुल्हाड़ी को चलाते। खतरनाक लेवल का यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ शॉक वेव फैल जाते हैं। एक्सप्लोजन के कारण डेमन क्लैन के एंसेस्टर की बॉडी से भी ब्लड बाहर आने लगा था और अब ये सुनटाई की तरफ नहीं बढ़ते बल्कि जंगल की तरफ बढ़ते, जो कोलैप्स कर रहा था। सुनटाई को भी इधर गुस्सा आता है कि मैं मिड फॉर्मेशन लेवल पे हूँ, तो मैं आराम से मार सकता हूँ। और सुनटाई इनकी तरफ फिर से थंडर पावर को यूज़ करते हैं क्योंकि सुनटाई का जो डोमेन था वो थंडर डोमेन था। अब जब जायन डेमन क्लैन के एंसेस्टर इस चीज़ को देखते हैं तो इनकी बॉडी 30 फीट और बड़ी हो जाती है और जो बिजली का पावर आ रहा था उस पर एक पंच मारते हैं। फिर से एक बार कोलिजन होता है
और फिर से इनकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। और इधर जो ली युवान था, यानी जोयू कंट्री वाला, वांगलिंग की तरफ बढ़ता है और इसके चेहरे पर एक क्रूएल स्माइल था। वांगलिंग आंखें खोलता है। ये रिकवर भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि इस बंदे का जो टी डोमेन था उसकी वजह से वांगलिंग और साथ में सुन टाई ने भी इसके ऊपर सील लगा दिया था। तो रिकवर होना मुश्किल था। पिल्स भी अभी काम नहीं कर रहे थे, मतलब इसे लंबा समय चाहिए। और फिलहाल वांगलिंग का जो पावर लेवल था वो फाउंडेशन लेवल से भी नीचे आ चुका था, बेसिकली की कंडेंसेशन की थर्ड लेयर पे। मतलब धीरे धीरे कम ही होता जा रहा था क्योंकि इसका ओरिजिन सोल भी लगभग कोलैप्स कर चुका था। पर जैसे ही आगे बढ़ता है एक ब्लैक लाइटनिंग इसकी तरफ आगे बढ़ती। ये अटैक था सुनटाई का कि मेरे रहते हुए तुम उसे छू कैसे सकते हो। सुनटाई भी बहुत हरामी आदमी है। इसने वांगलिंग पे सील लगा दिया है और ये वांगलिंग को मरने नहीं दे सकता, नहीं तो इसका भी एक सोल मर सकता है, ऐसा इसे वांगलिंग ने बताया था। क्योंकि अगर वांगलिंग मरेगा तो इसका ओरिजिन सोल डिस्ट्रॉय हो सकता है। सीनियर जाओई ने इस पर कुछ वैसा सील लगाया था, अगर आपको याद हो तो। इधर डेमन क्लैन के एंसेस्टर कहते कि मुझे इस बंदे की बॉडी चाहिए, और सुनटाई कहते पॉसिबल ही नहीं है। और डेमन क्लैन के एंसेस्टर को भी गुस्सा आता है। ये बोलते हैं कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचने के बाद मैं पहली बार ब्लड पावर को यूज़ कर रहा हूँ, मेरा ये अटैक लेके दिखाओ। और इस दौरान ये एक वॉर्टेक्स जैसा क्रिएट करते हैं, यानी ब्लैक होल जैसा, जो कि सुनटाई को खींचने लगता है। सुनटाई भी अपने कॉफिन को रिलीज करते हैं जिसके अंदर में एक बच्चे की बॉडी थी। अब सुनटाई को वो वर्टेक्स खींच रहा था। इधर ये इस डेमन चाइल्ड को, यानी जो बच्चा था, उससे कहते कि इसे मार दो। बच्चा तुरंत ही आंखें खोलता है और पलक झपकते जायंट डेमन क्लैन के एल्डर के पास प्रकट होता है। और ये बच्चा इनके चेस्ट पर एक पाम अटैक देता है और ये खून की उल्टी करने लगता है। और दूसरी तरफ सुनटाई उस ब्लैक होल में अंदर चले जाते हैं। वो जो भी टेक्निक था शायद सुनटाई को इस प्लेनेट से कहीं बाहर फेंक देगा और ब्लैक होल गायब होता है, तो सुनटाई भी यहाँ से गायब हो जाते हैं। बच्चा यहीं पे था और डेमन क्लैन के एंसेस्टर का पीछा करता है। डेमन क्लैन के एंसेस्टर भी यहाँ से भाग जाते हैं। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि ली युआन फेंग का डोमेन और सुनटाई का सील दोनों एक तरह से इसके बॉडी में फ्यूज हो चुके थे। और इसके फोरहेड पर एक निशान भी दिखता है। एक तो फिजिकली भी बहुत इंजर्ड था। अब ये कैसे भी पैदल चलते चलते जंगल से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही थोड़ी सी धूप पड़ती है और ये बेहोश हो जाता है। इधर वांगलिंग और रेड बटरफ्लाई का जब से फाइट हुआ था तो शेंगन्यू का नाम और ज़्यादा फेमस हो गया था, जैसे इसके ट्रेजर्स हो गए, रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग, सेलेस्टियल स्वॉर्ड, वॉर कैरियर। और अब तो वांगलिंग को, यानी कि शेंगन्यू को, सोल ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे में नंबर 1 का बंदा माना जाने लगा था। इधर माउंट सुजाकू वालों ने ये फैला दिया था कि रेड बटरफ्लाई अब क्लोज डोर कल्टीवेशन में चली गई है, मतलब वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करना चाहती है। अब किसी को पता भी नहीं था कि रेड बटरफ्लाई के साथ क्या हुआ है। इधर समय बीतता है और लोगों को समझ में आने लगता है कि भाई शेंगन्यू कहाँ गया, क्योंकि उसके कोई चर्चे नहीं थे। और लोगों को लगता है शायद माउंट सुजाकू वालों ने भी इसके साथ कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। इधर माउंट सुजाकू वालों को भी 2-3 दिन पहले 2 पावरफुल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लोगों का बैटल पता चला था, लेकिन वो लोग भी इतने थोड़ी पावरफुल है कि उन्हें पता चल जाए कि कौन था। एक तो पता कर लेते कि जायंट डेमन क्लैन के एंसेस्टर थे, पर दूसरे का पता नहीं चलता है। लेकिन जो यहाँ के सुजाकू थे, यानी नंबर 1 बंदे, उन्हें इतना तो फील हो जाता है कि वांगलिंग का सोल कोलैप्स हो चुका है। पर वांगलिंग की ज़रूरत थी लियू में के लिए, मतलब लियू में वांगलिंग के डोमेन को यूज़ करके और ज़्यादा एडवांस कर सकती है। तो ये इसका लोकेशन बताते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं पता चल पाता है क्योंकि वांगलिंग की ऑरा बहुत वीक हो चुकी थी। और बताने के बाद ये क्लोज डोर कल्टीवेशन में चले जाते हैं और लियू में को बोलते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाना, उधर ही तुमको वांगलिंग मिलेगा। लियू में भी अब नॉर्थ डायरेक्शन में निकल जाती है। और जब ये जा रही थी तो रास्ते में इसकी मुलाकात इसके सीनियर ब्रदर कियान फेंग से होती है, जिनके पीछे में एक वुमेन खड़ी थी। ये थी रेड बटरफ्लाई, लेकिन अब ये पुतले के जैसी हो चुकी थी। इधर समय बीतता है और 1 महीना निकल चुका था। सुजाको कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न एरिया में एक गांव था, उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था जिसके बॉडी पर बहुत सारे जख्म थे, आंखें भी एकदम डिम थी और ये काफ़ी कंफ्यूज था। और गांव के लोग इसे एकदम अलग ही नज़र से देखते थे। अब इस दौरान एक बच्ची आती है जो कि 14-15 साल की होगी और ये भी वांगलिंग को भद्दे भद्दे आदमी, और वांगलिंग क्योंकि अब कुछ बोलता नहीं था तो बोलती है कि पापा बुला रहे हैं डिनर के लिए। अब इस समय इस लड़की के पापा को भी दिखाया जाता है और लड़की वापस आती है और अपने पापा से बताती है कि मैंने उस गूंगे को बोल दिया है खाने के लिए। आदमी को गुस्सा आता है कि थोड़ा इज्जत दो, उन्हें अंकल बोला करो। अब वांगलिंग वापस आता है तो ये मिडिल एज्ड मैन वांगलिंग को लिटिल ब्रदर कह के बुलाते हैं और बोलते मेरी बच्ची अभी क्योंकि छोटी है तो उसे इतना समझ नहीं है, मैं देखता हूँ आप कितने रिकवर हुए हो। इस दौरान ये मिडिल एज मैन वांगलिंग को देखते हैं क्योंकि 1 महीने पहले वांगलिंग को यही अपने घर पे लेके आए थे जब ये जा रहे थे और वांगलिंग रास्ते में ऐसा बेहोश हो गया था। और ये मिडिल एज मैन खुद में शायद एक डॉक्टर थे। 10 दिनों के बाद ही वांगलिंग थोड़ा बहुत रिकवर हुआ था और जागा था।
इधर लड़की बोलती है कि मैं इनके साथ नहीं खाऊंगी, ये बहुत भद्दे दिखते हैं। अब यहाँ पर इनको क्या पता कि ये वांगलिंग है। और इवन वांगलिंग के हाथ इतने काँप रहे थे कि इससे खाना खाना नहीं होता था, मानो शरीर में कोई और बची ना हो। बस इसका नसीब था कि ये जिंदा बचा था। जब इसका ओरिजिन सोल कोलैप्स हुआ था तो उसकी जो थोड़ी बहुत एनर्जी होती उसकी वजह से इसका बॉडी थोड़ा रिकवर हो गया था। और इधर ये बेहोश हुआ था और उधर उसकी जो ओरिजिनल बॉडी है वांगलिंग की वो भी बेहोश हो गई थी, क्योंकि सोल तो यहाँ पर है, ओरिजिन सोल। ओरिजिन सोल कोलैप्स होने का मतलब दोनों मतलब खत्म ही है एक तरह से। और वांगलिंग को और चिंता था क्योंकि 9 सालों के बाद ली मुआन भी जागने वाली है, तो इसे जल्दी से अपने कल्टीवेशन को रिकवर करना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम ये है कि एक बंदे का डोमेन पावर है इसकी बॉडी में और एक बंदे का सीलिंग पावर है। जब तक ये उसे तोड़ नहीं पाएगा तब तक ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। वांगलिंग इधर कल्टीवेट करने की कोशिश करता है पर फायदा कुछ नहीं होता है। इसे ऐसा जगह चाहिए जहाँ पर अच्छा खासा स्पिरिचुअल एनर्जी हो। इस दौरान ये लड़की बाहर आती है, मतलब एक दिन की बात है, और कहती है आप 1 महीने से ज़्यादा रह चुके हो, और गंदे शब्द बोलती है, आप मेरा घर छोड़ क्यों नहीं देते। अब इस दौरान इसकी मम्मी समझाती है कि फालतू बात मत किया करो। अब लड़की यहाँ से भाग जाती है और लड़की की माँ वांगलिंग से माफ़ी मांगती है कि इसका मैं क्या करूँ। इधर 15 दिन और बीत जाते हैं और मिडिल एज मैन के दवाइयों की मदद से वांगलिंग का जो शरीर था पहले से काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब एक दिन की बात है, वांगलिंग यहाँ से रात में निकलने लगता है और कुछ दिनों में, मतलब यहाँ पर जो ये 1.5-2 महीने रहा था, इसने ड्राई फ्रूट्स वगैरह बचा के रखे थे कि रास्ते में काम आएगा, और गाँव ये छोड़ देता है। इसे कुछ पुराने दिन याद आते हैं, जैसे जब ये हैंग्यू शेक्ट में था उसके जाने से पहले। वहाँ पर वो काफ़ी वीक हुआ करता था। अब रात का समय था, चंद्रमा आसमान में उगे हुए थे और वांगलिंग चल रहा था। अब तो इसे ठंड भी लगती थी, ऐसा लग रहा था ये सच में बस एक इंसान हो, कोई कल्टीवेटर हो ही ना। और इसे बीच बीच में रुकना पड़ता था क्योंकि इसकी सांस फूलने लगती थी। 7 दिन इस दौरान बीत जाते हैं और वांगलिंग रास्तों पे ही चलते रहता है। इसे लगता था इसे कोई सेक्ट ज्वाइन करना पड़ेगा, और कोई सेक्ट इसे लेगा क्यों, क्योंकि ये बहुत वीक है। और इस दौरान ये रास्ते में यही सोच रहा था कि ज़ोयू कंट्री वालों, यानी क्लैन वालों जो भी बोलो, और डेमन क्लैन, तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं, जो किया है उसका 100 गुना वापस वसूलूंगा। अब ये चल रहा था और पीछे से घोड़ों की आवाज़ आती है और वांगलिंग इन लोगों की तरफ देखता है। अब उनमें से एक बंदा वांगलिंग को देख कर कहता है क्या ही अगली लड़का ये। और इस दौरान उनमें से एक बंदा कहता है कि मैं इसके पैर ही तोड़ देता हूँ और इसके पैर से हम अपने रथ को और मजबूत बना सकते हैं। वांगलिंग को गुस्सा तो आता है, मतलब ऐसा ह्यूमिलिएशन। पर इस दौरान एक यंग मैन बाहर आते हैं और वांगलिंग को बचा लेते हैं। पर तभी कुछ ही समय के बाद कुछ लोग जंगल में जो छिपे हुए थे, इन जो घोड़े वाले लोग थे, उन पर अटैक कर देते हैं और वो कोई पॉइजन यूज कर रहे थे। मतलब 18 डाकू लोग आते हैं और पलक झपकते इन्हें निपटा देते हैं। वांगलिंग यहाँ पर बेहोश पड़ा था क्योंकि इसके शरीर में जान नहीं था और घोड़ों वालों ने इसको ऐसा चलते चलते घोड़े पे से फेंक दिया था। और ये लोग वांगलिंग को चेक करते हैं कि ये जिंदा है, तो बोलते इसे रख लेते हैं साथ में। अब ये 18 लोगों के साथ वांगलिंग आगे बढ़ता है, जो कि फायर क्लाउड विलेज के ये काफ़ी करीब पहुंच चुका था। और जो कुछ लड़कियां थी उन घोड़ों के दलों में, मतलब जिन लोगों को इन्होंने लूटा था, उनके साथ अब ये मजे करने चले जाते हैं। और वांगलिंग को एक वाटर प्रिजन में ये लोग डाल देते हैं। और ये जो कमरा था पूरी तरह से अंधेरा से भरा हुआ था और वांगलिंग को गुस्सा तो आ रहा था, पर ये करे क्या। मतलब कल्टीवेशन एनर्जी इसकी बची ही नहीं थी। इवन इंसानों के जैसा भी इसके अंदर अब पावर नहीं था, ये इतना वीक था। बैग भी नहीं खोल पा रहा था ये अपना, इसके पास इसका बैग भी नहीं था। यानी ये जो मार्शल आर्टिस्ट होंगे जो इसे लेकर आए, शायद वो ले लिए थे। और इसी समय लियू में जो थी वो फायर क्लाउड विलेज के ऊपर से जा रही थी, नीचे की तरफ करके देखती भी नहीं है। अब इसे क्या पता था कि जिस बंदे को ये ढूंढ रही है वो इसी गाँव में है। पर वांगलिंग शांत था क्योंकि इस वाटर केज में स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा थी और ये स्पिरिचुअल एनर्जी इस पानी के अंदर थी। अब जगह भी पूरा शांत था तो वांगलिंग कल्टीवेट करना शुरू करता है। लेकिन फिर भी वो जो बैरियर थे इसके बॉडी में, जो सील्स वगैरह थे, जो डोमेन था, वो इस पावर को अंदर एंटर करने से रोक रहे थे। लेकिन समय के साथ ये जो वाटर केज था, इसके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो और ज़्यादा कंडेंस होते जाती है। अब इधर वो जो लोग थे उनके पास वांगलिंग का बैग था, पर इसे खोलना कैसे इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था। कितना भी कोशिश करता वो बंदा अपना फिजिकल पावर लगा के, पर इस बैग को खोल नहीं पा रहा था। इवन इसके सर की नसें फटने लगती हैं, इतना दम लगाता है फिर भी नहीं खुलता है। इस बैग को ये आग में डालता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ब्लेड से भी इसे काटने को देखता है, मतलब तलवार से, तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये काफ़ी खुश होता है कि इससे मैं अगर अपने छाती पे लगा लूँ और कोई मुझे मारे तो मतलब मैं मरूंगा नहीं। और ये सोचता है कि यार वो उस अगले बच्चे के पास ऐसा बैग कहाँ से आया। और इस दौरान ये उस पिंजड़े की तरफ, यानी जेल की तरफ पड़ता है। बर्ली मैन अब पिंजड़े के करीब था और इस पिंजड़े को 2 लोग गार्ड कर रहे थे। और इसे देखते ही इसे बोलते हैं बिग बॉस, आपका स्वागत है। और अब ये इन दोनों से पूछता है कि तुमने उस अगली बच्चे को कहाँ पे फेंका है। अब ये बताते कि उस वाले कमरे में।
फिलहाल ये बंदा उस कमरे की तरफ बढ़ता है, पर तभी जब ये आगे बढ़ रहा था तो पिंजड़े की जो दीवारें थी, जो लोहे थे, वो अपने आप हटने लगते और एक बंदा पानी के ऊपर खड़ा था और आंखों में एक अलग ही कोल्डनेस था। बर्लीमैन समझ चुका था कि ये बंदा कौन है, मतलब एक कल्टीवेटर है और ये भागने को देखता है। पर जैसे भागता है एक अदृश्य हाथ इसको पकड़ लेती है, इसको चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता है और इसके लुदड़े पुदड़े निकल जाते हैं और वांगलिंग का जो बैग था वो ये अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि अंदर में जो वांगलिंग ने स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस किया था थोड़ा ही बहुत सही, पर इसकी बॉडी में अंदर गया था और दो लोगों को मारने में ही ये पूरी तरह से यूज हो जाता है। अब वांगलिंग इसके बाद मॉस्किटो बिस्ट को बाहर निकालता है। बाकी लोग देखते ही, मतलब इस मॉस्किटो को जो कि पहाड़ के जैसा था, वैसे ही डर जाते हैं और मॉस्किटो भी समझता था कि इसके मालिक कितने वीक हैं, इसलिए इसे और गुस्सा आ रहा था। वांगलिंग तो कुछ बोलता ही नहीं, ये पूरा जो भी लोग थे सबके खून ही चूस जाता है और बस लोगों की बस यहाँ पर हड्डियाँ दिखती है और लोग यही चिल्ला रहे थे, ये तो मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। अब इस दौरान गाँव से एक बंदा बाहर निकल के आता है और वांगलिंग को इमॉर्टल बोलता है कि आप नाराज मत हो, हमें नहीं पता था कि आप कौन है। वांगलिंग इस दौरान पूछता है कौन सा कंट्री है ये। अब ये बताते हैं कि सुजाकू प्लेनेट का नॉर्दर्न पार्ट है और कंट्री का नाम पीलू है। अब वांगलिंग बोलता है कि यहाँ पे गड्ढा करो ताकि वो जो वाटर केज में पानी है वो बाहर आ सके। कितना समय लगेगा तुम लोगों को? अब ये लोग बताते हैं कि 2-3 दिन। तो फिलहाल वांगलिंग इन लोगों को काम पे लगा देता है और अब ये कल्टीवेशन में भी लग जाता है और वांगलिंग फिर से उस जेल में चला जाता है। और अब ये जो पानी था ये और गहरा हो जाता है क्योंकि वांगलिंग ने वैसा करवाया था और कल्टीवेशन में बैठ जाता है और गांव पूरा शांत हो चुका था। लोग भी हैरान थे क्योंकि यहाँ के जो भी 18 लुटेरे थे वो आजकल दिखते भी नहीं थे। समय बीतता है और वांगलिंग की जो इंजरीज थी ऊपरी बॉडी की वो हील हो चुकी थी, लेकिन इसके ऊपर जो टी डोमेन का सील था और सुनटाई वाला सील वो अभी भी वैसा ही था। और वांगलिंग का पावर लेवल अब की कंडेंसेशन के सेकंड स्टेज में था और वांगलिंग को अब और ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए था। और वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीट को भी यूज़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उतना पावर ही नहीं था कि उसे एक्टिवेट कर पाए। और वांगलिंग सोचता है कि पहले इसे इसके ओरिजिनल सोल को, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज है, उसे रिकवर करना पड़ेगा, तभी ये कुछ कर पाएगा। वांगलिंग इस दौरान पानी के और अंदर जाता है क्योंकि यहाँ की एनर्जी थोड़ी अलग थी और नीचे जब ये जाता है तो इसे थोड़ा सा मड के जैसा दिखता है, दलदल के जैसा। वहाँ भी अपने अट्रैक्शन फोर्स को यूज़ करता है और इस दलदल को क्लियर करता है और उसके बाद और नीचे जाता है। नीचे में से एक स्केलेटन दिखता है जो कि एक वुमेन का था और इस स्केलेटन को टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स के द्वारा सील किया गया था। अब वांगलिंग यहाँ से निकलने लगता है पर तभी इसके बैग में से एक येलो लाइट बाहर निकलती है क्योंकि वांगलिंग के पास जो मिस्टीरियस स्क्रॉल था जो उसे 100 साल पहले मिला था गलती से और इसके बारे में से कुछ पता नहीं चला था, वो अपने आप बाहर निकलता। ये वही स्क्रॉल था जब इसने वांगलिंग ने एक बार इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में निकाला था तो वहाँ के एल्डर भी आश्चर्यचकित हो गए थे। और स्क्रॉल में से अब ब्लैक और वेव्स अलग ही तरह से निकलती हैं और इसकी वजह से जो नीचे में वो कंकाल था लड़की का वो भी पर्पल कलर में चमकने लगता है और उस पर्पल लाइट को ये स्क्रॉल डिवोर करने लगता है, यानी एब्जॉर्ब। अब स्केलेटन पूरी तरह से राख हो जाता है, यानी धूल में बदल जाता है। वांगलिंग इस दौरान इस स्क्रॉल को रख लेता है और बाहर निकल जाता है क्योंकि अभी ये इतना पावरफुल था नहीं कि इस चीज़ को चेक कर पाए। और ये सोचता है यार ये अगर स्क्रॉल इतना ताकतवर है तो ये कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के पास कैसे था। अब वांगलिंग मॉस्किटो बीस्ट को भेजता है कि गांव के जो मुखिया उन्हें बुलाओ और इनसे पूछता है कि तुम लोगों को ये वाटर प्रिजन मिला कैसे था। अब ये मिडिल एजमैन पूरी स्टोरी बताता है कि एक जगह पूरी तरह से रेगिस्तान के जैसा था पर एक दिन भूकंप आया और ये जो गुफा है वो हमें दिखने लगा और वाटर प्रिजन भी, और यहाँ से थोड़ी स्मेल आती थी तो इसलिए हमने इसे जेल बना दिया। वांगलिंग समझता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, पर वांगलिंग सोचता है कि यार वो लेडी थी कौन। वांगलिंग फिलहाल इन्हें भेज देता है और फिर से कल्टीवेशन में लग जाता है और इस बार ये टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स जो इसके पास थे उन्हें यूज़ करता है। समय बीतता है और अब ठंडी का मौसम आ चुका था, 3 महीने और निकल जाते हैं और अब तक इसका पावर लेवल की कंडेंसेशन की 6th लेयर में पहुंच चुका था और मॉस्किटो बीस्ट इसे गार्ड करते रहता है। और मॉस्किटो बीस्ट इस दौरान कंट्री चू की तरफ देखता है क्योंकि वहीं पर वांगलिंग रहता था और थंडर टोड को यह मिस कर रहा था क्योंकि जानवरों को जानवर पसंद आते हैं, मतलब टाइम पास होता है, अच्छी दोस्ती हो गई थी इसकी। अब वांगलिंग आंखें खोलता है और इसके फोरहेड पर वो जो टी मार्क था उसको ये देखता है कि इसे जल्दी तोड़ना पड़ेगा और 8 स्पिरिचुअल स्टोन्स ये निकालता है और इनको काफ़ी तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है और इस बार ये हो रहा उस सील को तोड़ने में लगाता है और इस दौरान ये काफ़ी पेन भी फील कर रहा था। वांगलिंग मानता नहीं, अब ये सेलेस्टियल जेड को निकालता है, मतलब जो कि स्पिरिचुअल स्टोन से भी ज़्यादा कीमती माने जाते हैं। इसे ये अभी तो खा नहीं सकता था, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। नॉर्मली इंसान जब सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे जाता है
तो शायद इसे यूज़ करता है, लेकिन फिलहाल ये इस डोमेन को तोड़ने के लिए यूज़ कर रहा था। अब इस पावर की वजह से जो टी मार्क था उसमें थोड़े कपाहट लगना शुरू हो जाती है और कुछ क्रैक्स भी आते हैं। और समय के साथ 10% जो था टी मार्क उसे वांगलिंग हटा देता है। लेकिन इस दौरान वांगलिंग भी थोड़ा सा ब्लड वॉमिट करता है और इसका जो ओरिजिन सोल था धीरे धीरे अब जुड़ना शुरू होता है। थोड़ा ही सही पर शुरू तो हो जाता है। वांगलिंग फिर से कल्टीवेट करता है और 3 दिन बीत जाते हैं और इसका फाउंडेशन लेवल पे अब पावर लेवल पहुंच चुका था, फाउंडेशन के अर्ली स्टेज पे। और ये मॉस्क्विटो बिस्ट को भी थैंक्स बोलता है। ये जानता था कि सेलेस्टियल जेड को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, नहीं तो इसकी बॉडी कोलैप्स कर सकती है। और जब ये कोर फॉर्मेशन पे पहुंचेगा तो उसके बाद सेलेस्टियल जेड को थोड़ा बहुत दोबारा यूज़ कर सकता है। और टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स ऐसे यूज़ करना सही भी नहीं है। इधर वांगलिंग इसके पास मैप था आसपास के एरिया का और इसे पता चलता है कि कंट्री ऑफ पीलू में एक सोल रिफाइनिंग सेक्ट है जो कि एक महान सेक्ट माना जाता है। अब सोल रिफाइनिंग सेक्ट में 100-200 या ज़्यादा से ज़्यादा 500 कोर डिसाइपल होंगे, बाकी 10,000 के आसपास आउटर डिसाइपल थे। और हर 2-3 साल पे आउटर डिसाइपल में कंपटीशन होता है, जो अच्छा करता है उसी को कोर डिसाइपल बनाया जाता है। और वांगलिंग ने इसे इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि सोल रिफाइनिंग मतलब ये चीज़ बहुत मिस्टीरियस इसे लगता है। और वांगलिंग ट्रैवल करते करते 7 दिनों के बाद सोल रिफाइनिंग सेक्ट पहुंच जाता है। सेक्ट से 500 किलोमीटर की दूरी पे यह मॉस्क्विटो बिश को अंदर रख लेता है और अब फ्लाइंग स्वॉर्ड को यूज़ करता है ताकि नॉर्मल लोगों के जैसा अंदर जाए। अब वांगलिंग जब पहुंचता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन था और इस दौरान एक रेड हेड ओल्ड मैन इसकी तरफ देखते हैं और वांगलिंग इन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है। अब ओल्ड मैन वांगलिंग की तरफ देखते हैं जो कि बाहर से आ रहे थे और देखते हैं कि कितना इसके बॉडी पे जख्म है और बोलते हैं कि तुम किस सेक्ट से हो। वांगलिंग रेस्पेक्ट से कहते हैं कि मैं एक रोग कल्टीवेटर हूँ, यहाँ पर आउटर सेक्ट डिसाइपल बनना चाहता हूँ। रोग कल्टीवेटर मतलब जो खुद से कल्टीवेट करते हैं। अब ओल्ड मैन भी कहते हैं लेकिन तुम फाउंडेशन लेवल पे हो, रोग कल्टीवेटर होगी, ये तो ईजी नहीं माना जाता। और मेरे हिसाब से शायद तुम यहाँ पर डिसाइपल बनना चाहते हो ताकि तुम क्लोज डोर्स कल्टीवेशन में जा सको, सही है ना। वांगलिंग भी हाँ में सर हिलाता है पर ओल्ड मैन कहते हैं अब तुम लेट हो चुके हो। आउटर डिसाइपल को जो सेलेक्ट करने का प्रोसेस है फिलहाल तो ख़त्म हो चुका है, मतलब इस साल का। जाओ कुछ सालों में आना। अब वांगलिंग इन्हें ऐसा दिखाता है कि इसका दिल टूट गया है और कहता है कि सीनियर मेरे पास फ्लाइंग स्वॉर्ड है जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, आप इसे एक्सेप्ट कर लो और मुझे आउटर डिसाइपल बना लो। क्योंकि वांगलिंग इतना तो पावरफुल पहले का इसका तो अनुभव है ही ना, वो समझ जाता है कि ओल्ड मैन ज़्यादा पावरफुल नहीं है, कोर फॉर्मेशन के अर्ली फेज में है और इन लोगों के लिए फ्लाइंग स्वॉर्ड बहुत कीमती होता है। ओल्ड मैन इस तलवार को देखते हैं और उनके चेहरे पर एक स्माइल था। यह तुम्हें कहाँ मिला? अब वांगलिंग बताता है कि बहुत साल पहले मैंने कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर का हेल्प किया था, बहुत इंजर्ड थे वो, मैंने उनका ध्यान रखा था इसलिए उन्होंने मुझे यह तलवार दिया था। अब ओल्ड मैन पूछते हैं किस प्रकार की इंजरी थी उनकी। अब वांगलिंग का तो 500 साल का अनुभव है तो कहानी बनाने में से लेट कहाँ लगता है और ओल्ड मैन का जो भी डाउट था वो भी खत्म हो जाता है। और ओल्ड मैन भी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक्सेप्शन बनाता हूँ, मुझे फॉलो करो। अब वांगलिंग इनके साथ सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर एंटर कर जाता है। अब जैसे ही एंटर करते हैं एक मिडिल एज मैन बाहर आते हैं और ओल्ड मैन उनसे कहते हैं ये मेरा डिसाइपल है, मुझे रास्ते में मिला, अगर तुम चाहो तो इसे डिसाइपल अपना बना सकते हो। अभी दूसरा जो बंदा था वो मान जाता है कि यार तुम बोल रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। अब ये मिडिल एज मैन वांगलिंग से इसका नाम पूछता है। वांगलिंग यहाँ पर अपना नया नाम बताता है कियानमू। और ओल्ड मैन इसे एक गुफा का जो कमरा था वो दे देते हैं और साथ में इसे एक ब्लैक टोकन भी देते हैं। अब जैसे वांगलिंग यहाँ से जा रहा था इसके नए टीचर इससे पूछते हैं कि तुमने उस लाल बाल वाले बुड्ढे को क्या दिया। वांगलिंग बता देता है सीधा सीधा कि एक फ्लाइंग स्वॉर्ड। अब फिलहाल ये मिडिल एज मैन वांगलिंग को समझाता है कि वैसे तो तुम फाउंडेशन लेवल पे हो पर ज़्यादा घमंड मत करना, यहाँ के आउटर डिसाइपल्स भी बहुत सारे अच्छे हैं और 6 महीने में कंपटीशन होगा, मेहनत करो। और इसी समय लियू मे को दिखाया जाता है जो कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ ही बढ़ रही थी। इसके हाथ में एक जेड था जो कि इसे इसके एंसेस्टर यानी कि सुजाकू ने दिया था, जो कि शेंग नियो यानी अपने वांगलिंग का लोकेशन बताता था। और इसके हिसाब से वांगलिंग 50 किलोमीटर के अंदर है और ये अंदाज़ा लगा लेती है कि शायद वांगलिंग सोल रिफाइनिंग सेक्ट में है। पर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।